हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स को हुए अभी 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत से लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। पर एक सवाल हम सबके मन में है, व्हाट नेक्स्ट। अगर आपने पेपर अपीयर किया है या आपने पेपर अपीयर नहीं भी किया है तो प्रीलिम्स 2024 से सीख के हम आगे की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन हम सबके मन में है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरा नाम है आकाश मित्तल एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो वेयर यू बिलोंग। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैंने 4 प्राइमरी कैटेगरीज बनाई हैं पहल, और वो मार्क्स के बेसिस पे बनाया है मैंने। फर्स्ट कैटेगरी इज अचीवर। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 90 देन डेफिनेटली देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आप मेंस लिखेंगे। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 60 से 90 के बीच में आते हैं तो आप फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब है कि ईदर यू आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम और यू आर जस्ट देयर, सो यू नीड टू डिवाइज योर स्ट्रैटेजी लाइक दैट। सिमिलरली अगर आप परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं यानी कि आपके मार्क्स बिलो 60 हैं, तो मैंने उसे परफॉर्मर क्यों कहा है उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। एंड अल्टीमेटली जो एक फाइनल कैटेगरी है वो है एस्पिरेंट की, यानी कि जिन्होंने पेपर अपीयर नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन और अदर रीजन, या फिर जस्ट आपने अभी प्रिपरेशन शुरुआत की है और आपने प्रीलिम्स 2024 का पेपर देखा है। तो हम अलग अलग चारों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। आप जिस कैटेगरी में हैं आप उसे सुन सकते हैं, आप बाकियों के बारे में भी आपको सुनना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस दी अचीवर कैटेगरी। आपके मेंस लिखने के चांसेस बहुत हाई हैं, ऑलमोस्ट 90-95% चांसेस हैं। अनलेस कि आपके आंसर की या मैचिंग में कोई इशू हो, आपके चांसेस बहुत हाई हैं। तो ऐसे में अब आपको अपने आप को गियर अप करना है फॉर द रियल कंपटीशन। ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, द रियल कंपटीशन बिगिंस इन द मेंस। Each and every student who is writing the mains is a definitely a serious candidate। ठीक है, तो जब सीरियस कैंडिडेट से मुकाबला हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। सेकंड जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पढ़ूंगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू गेट सेलेक्टेड और नॉट, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्डली देर आर 90 डेज लेफ्ट, इस साल टाइम भी कम है, तो उस सेंस में आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि सिलेबस को पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं अक्सर, तो इसलिए बार बार उसको गो थ्रू कीजिए, और वो आपको एक बहुत अच्छा क्यू देगा कि आपका दिन कैसे जाना चाहिए, आपको प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है, किन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, खास करके जो लेटेस्ट 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से आपको बहुत एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं इन जीएस एंड इन ऑप्शनल, और उसी डायरेक्शन में मुझे अपनी प्रिपरेशन को रखना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की होगी, और आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस होगा, एक डर होगा, और आपको ये लग रहा होगा कि इतना सारा है, मुझसे कैसे होगा। तो यहाँ अब आप जो हो चुका है उसे चेंज नहीं कर सकते। अब आपको ये सोचना है कि 90 डेज जो है मेरे सामने, उनको कैसे मैं बेस्ट यूटिलाइज करूँ ताकि मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम आपका सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, तो टाइम जिस जगह पे जा रहा है उससे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। ठीक है, तो आपको वही रिसोर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, उससे आउटपुट कितना मिल रहा है वो देखना है। तो पहले उन एरियाज पे फोकस करो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जैसे अगर आप एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी कम आ सकते हैं, अराउंड 90-95। लेकिन अगर आप उसमें उसका जो रिक्वायर्ड अटेंशन है वो दे दो,
तो आप 130 140 तक भी स्कोर कर सकते हो. तो इट्स लाइक दिस इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट. सिमिलरली एसे. लेकिन अगर आप लेट्स से GS3 में या GS1 में कोई बहुत ऑप्टिमाइजेशन पे चले गए, लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगे, उसमें आपने 5 दिन दे दिया, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू. अगर आपके मेजर सेक्शंस छूटे हुए हैं और आप इन माइनर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. सो प्रायोरिटाइज योर टाइम. ठीक है. एक आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं आंसर राइटिंग को स्किप करूं या मैं बाद में करूंगा. सो इन 90 डेज यूल सी कि पहले थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूं, फिर लिखूंगा. फिर आप 1 महीना ऐसे ही निकल जाएगा पढ़ते हुए, फिर आप तभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आप 1 महीना टालोगे उसको. ऐसे यू यू विल ऑलवेज वांट टू पोस्टपोन योर आंसर राइटिंग, विच इज़ वेरी डेंजरस. बिकॉज बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. तो आंसर राइटिंग को स्किप मत कीजिए और अब लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब टाइम नहीं मिलने वाला है. एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है अबाउट ऑप्शनल, कि अपने पूरे दिन का एटलीस्ट 40% हिस्सा आप ऑप्शनल को ज़रूर दीजिए. अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है तो आप ये टाइम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं. अदरवाइज आपको इतना टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में रिवॉर्ड बहुत हाई है. यू कैन स्कोर एज मच एज 300 मार्क्स. तो 300 मतलब 60% मार्क्स होते हैं. इतना रिवॉर्ड GS में नहीं मिलता है. इसलिए ऑप्शनल को जो वो डिज़र्व करता है उतना टाइम दीजिए. और ऑप्शनल के जो मार्क्स होंगे वो आपके सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर होगा. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट. एंड अगेन आई टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर कि एसे और एथिक्स को लाइटली मत लीजिए, और वो जितना टाइम डिज़र्व करता है उसको उतना दीजिए. जैसे देखिए कि हर सब्जेक्ट 250 नंबर 250 मार्क्स लेता है. तो आप GS2 में 250 मार्क्स के लिए कितना पढ़ रहे हैं वर्सेस आप एसए में 250 मार्क्स के लिए कितना पढ़ रहे हैं. तो देखिए जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड वहाँ पे मिलेगा. तो थोड़ा सा इस चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए. आई नो GS बहुत बड़ा है तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर एसे और एथिक्स भी ज़रूरी है. और इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके एथिक्स पे, जहाँ पे आपको एथिकल कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं पता होना. आप सोचोगे कि GS में जो नॉलेज है वही वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, सिमिलर वर्ड्स लिख दूँ और मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड दैट इज़ वाई आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन एसे एंड एथिक्स in the Mains 2024 preparation. I am going to make an announcement also in the end of the video about essay, and similarly I am also planning a series on ethics. ठीक है. The second category, that is the front runners. So let's assume that you are not going to get the opportunity to write the mains this year. Maybe just due to 10 marks, 20 marks, or even 2 or 3 marks. So you'll see that कि ये failure है. But I'll tell you, you have to see the opportunity in this failure. Now what is that opportunity? Opportunity is that कि you have another year in front of you. You can actually decide what you want to do, and there will be two categories of student. One who will take it to their heart and actually again jump into the same cycle, and the other student who will change their strategy, actually prepare for the mains 2024 from day one. So I think आपको मेंस 2024 को एक सिमुलेटर की तरह ट्रीट करना चाहिए. मतलब आप ये अज्यूम कीजिए कि आप मेंस 2024 देने वाले हैं, और इन अगले 3 महीने में मेंस की तैयारी कीजिए. और जब पेपर हो रहा हो तो उसी टाइम पे आप, मतलब ऑब्वियसली अगले दिन आप भी पेपर दीजिए. तो इससे क्या होगा कि आप एक बार मेंस का एक्सपीरियंस कैरी करोगे अपने साथ. ठीक है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली शार्पन योर कॉम्पिटिटिव स्किल्स एंड प्लग द गैप्स इन योर प्रिपरेशन, जहाँ जहाँ पे वो कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि यू आर मिसिंग इट बाय जस्ट अनदर 10-20 मार्क्स. और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है. यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर एंड राइट द मेंस
एट योर होम, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन में पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में अनटच रह गए थे उन्हें भी आप अभी कवर कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो आप एक्शंस लेंगे दैट विल बी द डिफरेंशिएटर इन फ्यूचर। सो आप अगर टॉपर्स को फॉलो करेंगे तो बहुत से टॉपर्स प्रीलिम्स में फेलियर पाने के बाद यहीं से वो डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो डे वन से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाता है। आई थिंक फॉर द फ्रंट रनर कैटेगरी यू शुड think like if you are appearing for the mains 2024, you think as if you are actually an aspirant, और उस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए अगले 3-4 महीनों में। नाउ द परफॉर्मर कैटेगरी, सी if you have scored below 60 marks you might think कि you are not good or you are not fit for the preparation. It might happen. So दिस इज ऑब्वियसली योर कॉल टू टेक कि आपका पोटेंशियल क्या है और कैसा है। बट अगेन आप जैसा बिलीव करोगे अपने बारे में आप वैसे ही बन जाओगे। तो मेक श्योर कि आपका जो बिलीफ है वो एक एविडेंस पे टिका हुआ है, ना कि आपके इमोशंस पे टिका हुआ है। तो वो डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिवली लीजिए, ना कि इमोशंस में बह के और अभी एग्ज़ाम देने के बाद जो फीलिंग आई है उस पर बह के। तो उसमें अगर आपके मार्क्स लो आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर लो पोटेंशियल है। इसके कारणों का थोड़ा एनालिसिस कीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारे गैप्स हों, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन में क्या आएगा, पहले ये समझिए कि आपने एक्चुअली जो पढ़ाई ये डिमांड करता है एग्ज़ाम उतनी करी है कि नहीं, क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं, क्या आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं, क्या आपके सोर्सेस लिमिटेड थे, आपने रिवीजन अच्छे से किया है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है या पोटेंशियल नहीं है। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी में या आपके एग्जीक्यूशन में ही बहुत बड़ा फ्लॉ हो, उस चीज़ को एड्रेस कीजिए। ठीक है, तो दिस गेटिंग लो मार्क्स इज जस्ट द सिम्टम एंड नॉट द कॉज। सो अंडरस्टैंड द कॉज एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तो पहला स्टेप होगा कि जाके अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट के भरोसे जाके प्रीलिम्स में अपीयर करते हैं, दे स्कोर अराउंड 50 मार्क्स 40 मार्क्स और फिर वो डिसहार्टन हो जाते हैं। पॉइंट ये नहीं, अगर आप सिलेबस पूरा कवर नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट नहीं कवर करेंगे तो आपके चांसेस वैसे ही काफ़ी कम हो जाते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी टॉपिक और एनी एरिया अनटच्ड। सिमिलरली कि कई लोग टेस्ट ही नहीं देते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते ही नहीं हैं। कई लोग सोर्सेस का रिवीजन नहीं करते, एक एक बार सब सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया तो उससे आंसर नहीं बनते हैं। वहाँ यू नीड टू हैव द रिकॉल कैपेबिलिटी। इन सारी चीज़ों का एक्चुअली बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, यू विल डेफिनेटली रीच टू अ गुड एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन कि क्या कारण रहा आपके फेलियर का। तो आप एक्चुअली परफॉर्मर बन सकते हो इफ़ यू डू दिस एक्टिविटी प्रॉपरली। एंड द aspirant who has not appeared in the exam but has seen the paper. So अगेन द प्रीलिम्स 2024 का पेपर अगर आपने देखा है तो वो रीइंफोर्स करता है उन्हीं चीज़ों को जो बेसिक है। वो फार्मूला जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ और एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। खास करके जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही है, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया कि सोर्सेस कम होने चाहिए, रिवीजन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, सिलेबस का हर पोर्शन अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। ये अगर आप चीज़ें कर लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से आपने देखा है तो आपका सिलेक्ट होना बहुत इजी हो जाता है इन प्रीलिम्स 2024, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से ही मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और ये कहना बहुत आसान है, 5 या 6 लाख लोग जो पेपर लिखते हैं उसमें हार्डली 15, 20, 25 हज़ार लोग ही ये काम करते हैं। ठीक है, एज एन एस्पिरेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप इम्प्रूवमेंट पे वर्क कीजिए। अपने सब्जेक्ट को एक बार पढ़ा फिर उसको टेस्ट कीजिए, फीडबैक पाइए और फिर से उस पर इम्प्रूवमेंट कीजिए, रादर देन परफेक्शनिज्म की एक ही बार में मैं सब नॉलेज इकट्ठा कर लूँगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
गो फॉर इटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, हर इटरेशन में अपने आप को पहले से बेटर बनाइए, ठीक है। प्रीलिम्स का पेपर अगर आपने देखा है तो अगेन इट्स अ रिमाइंडर टू यू कि इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, अगर आप टाइम से पढ़ नहीं रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं, हर सिलेबस के हर सेक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, रिवाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ को चेक कर सकते हैं आप। बेसिकली यू हैव अ चेकलिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि थिंक whether you are actually doing the right things or not, ठीक है। So this previous year question, this paper and all the previous papers are actually your friend, philosopher and guide, and don't seek guidance outside. You can actually use them to learn, because all of you have the basic intellect, the smartness to actually understand कि अगर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनके सोर्सेस क्या हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, टच ऑल द एरियाज, ऑल द टॉपिक्स वेरी प्रॉपरली, एंड द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इज द की। सो the kind of syllabus and the vastness of the syllabus, you have to be consistent in this exam preparation. अगर आप डेली के 4 या 5 घंटे भी निकाल रहे हैं पढ़ने के, तो वो अच्छे सॉलिड 4-5 घंटे होने चाहिए, और उस पर आपको पूरे साल उतना टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी दिन 1 घंटा निकाल रहे हैं, किसी दिन कई दिनों तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर अचानक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, राइट। एंड लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज अनलॉक एसे। सो उनमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, जैसे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट एसे, एक ऐसे में आखिर में वैसे क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो उसे बहुत अलग या बहुत अच्छा ऐसे बनाता है फ्रॉम एनी नॉर्मल आर्टिकल और समथिंग लाइक दैट। ऐसे की एक्चुअली तैयारी की जा सकती है नहीं, या उसे कैसे हम तैयार करें, क्या चीज़ें हैं जो हम पहले से प्रिपेयर रखें, क्योंकि टॉपिक प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम सजेस्टिंग अ थीम based preparation, looking at the last 5-6 years essay paper, we can actually divide topics into themes, and उन themes के अराउंड हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट फिलोसफीज, इन सबको थीम वाइज हम ट्राई टू कैटेगराइज करेंगे, और फिर उन थीम्स को हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये हमें एसे में भी बहुत काम आएगा और एथिक्स में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे आर्सेनल में जितने ज़्यादा हथियार होंगे हम उन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ की जो नॉलेज है आप इसको एथिक्स में, और अगर आपका ऑप्शनल उस तरीके का है तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि क्या हमें बहुत ज़्यादा फैंसी जार्गन्स या बहुत हाई फाई चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो, एक थोड़ा बायस यूपीएससी में क्लियरली दिखाई देता है कि जैसे इस साल के भी जो टॉपर हैं वो इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं, तो उनका सिलेक्शन आई थिंक नहीं हुआ है, लेकिन एसए में बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स हैं, अराउंड 160। तो इंग्लिश लिटरेचर, या जैसे अगर आप विक्रम ग्रेवाल सर को देखो तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, उस तरीके के स्टूडेंट्स को थोड़ा तो एडवांटेज है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलते। If you are someone who gets around 90 or 100 marks, you can easily get 130, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करो तो। इरिस्पेक्टिव अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत फैंसी चीज़ें नहीं लिख पाते हो, तब भी आप आराम से 130, 35, 40 तक भी आराम से ला सकते हो। मैं ये कमिटमेंट नहीं करूँगा कि आप 150 स्कोर कर लोगे, वो आई थिंक अपनी एक्सपेक्टेशन उसी तरीके से सेट करनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ है और जो हमारी वीकनेस है। पर हमेशा देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विद सिंपल थिंग्स, जो बहुत ईजीली हमारे अराउंड अवेलेबल है, जिसको बहुत सिंपली आप आसानी से लिख सकते हो। ऐसे में अगर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी होते हैं, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। कई बार हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते ऐसे क्या पूछ रहा है, या हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली ही नहीं लिख पाते, या कई बार तो ऐसे में हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही भर देते हैं हम, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 अलग अलग जगह के एग्जाम्पल लिख दिए तो वो अलग डायमेंशन हो गया। डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे आप 10 डायमेंशंस लिख दो। और भी और बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे आप टच कर सकते हो इन ऐसे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जेनरिक बातें करना ऐसे के ऊपर बहुत मुश्किल होता है, तो एग्जाम्पल से जब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली अप्लाई करेंगे नॉलेज को, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं अपने वीडियोस में रेगुलरली किसी ऐसे को ही एग्जाम्पल बना के उन्हीं से अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे रखूँगा, ताकि आपको भी समझ में आए और आपका कंटेंट भी तैयार हो जाए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ऐसे का कंटेंट आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर दूँ, ताकि आपको इधर उधर मेहनत ना करनी पड़ी। वो वाला पार्ट मैं करना चाहता हूँ। देखिए, अल्टीमेटली ऐसे जो है ना, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक एग्ज़ाम है ये। इट्स लाइक अ पेंटिंग। आपको एक ओपन कैनवास मिलता है और यहाँ पे आपको बहुत फ्रीडम भी मिलती है। अनलाइक अदर जीएस एंड ऑप्शनल पेपर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी का स्कोप है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। यहाँ कोई रूल्स नहीं है। तो कोई भी अगर आपको ये बोले ना कि ये रूल होता है इससे लिखने का, तो वैसा नहीं है। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और हर कोई अपने तरीके से लिखता है एंड दे स्टिल स्कोर गुड। तो बस आपको ये सोचना है कि जो हमारा तरीका है, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऐसे में, कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और टॉपिक के अलग अलग डायमेंशंस को एक्चुअली टच करता हो। कितना वर्सेटाइल है, कितना डाइवर्स है, और कितनी उसमें ओरिजिनलिटी है ऑफ थॉट। वो अगर होता है, फ्रेशनेस होती है ऐसे में, तो नंबर मिलते हैं। सो होप दिस विल हेल्प यू, and if you like this video, please subscribe my channel Unlock UPSC, and please like and share this video, and I'll be coming very soon with the essay series and ethics series as well. Thank you so much.